वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अपनी क्लास 12th बिजनेस स्टडी की चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। और आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब, एक्सटर्नल का मतलब, माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट, इन सभी टॉपिक्स को हम कवर अप करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं इस टॉपिक को बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो बिजनेस एनवायरनमेंट ने तीन फैक्टर्स को मिलाकर बनाए। फर्स्ट आता है हमारे पास ऑल इंडिविजुअल्स प्लस इंस्टीट्यूशंस एंड प्लस अदर फोर्सेस इज इक्वल्स टू बिजनेस एनवायरनमेंट। अब ये बिजनेस एनवायरनमेंट आखिर है क्या? तो देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि सारी वो एक्टिविटीज जो बिजनेस एक्टिविटी को फ्लक्चुएट करें या उसके अंदर चेंजेस लाएं, वह बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। सिंपल बात है। अब मान लीजिए कोई गवर्नमेंट चेंज हो गई और गवर्नमेंट चेंज होने के बाद उसने अपने नए रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए, तो उससे हमारे अंदर चेंजेस आएंगे, हमारी एक्टिविटीज फ्लक्चुएट होंगी और यहीं पर हमारा जो कंज्यूमर है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल और उसकी नीड भी चेंज हो गई, तो उससे भी हमारे अंदर चेंज आएगा ही आएगा। यहीं पर कोई टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आ गए तो उससे भी हमारे अंदर चेंज आएगा। तो सारी वो एक्टिविटी जिससे हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, हमें अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने मेथड्स को, अपनी सारी टेक्निक्स को चेंज करना पड़े, तो वह क्या कहलाएंगे? बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाएंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी बिजनेस एक्टिविटी को चेंज कर रही हैं। तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ में से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे हाथ में होती हैं, यानी कि हम अगर चाहें तो उनको ठीक कर सकते हैं। और यहीं पर कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं कि वो हमारे हाथ में नहीं है, उसके अंदर चेंज आ रहा है, तो हमें अपने आप को उसके मुताबिक एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो वह एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो इसी के बेस पर ना आपके कंपोनेंट्स डिज़ाइन किए गए हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इनेबल्स द मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्टिव तरीके से स्टडी करने के बाद हमारे मैनेजर्स को इतना तो एक्सपीरियंस हो ही जाता है कि वो आने वाले समय के थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज़ या फिर अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को पहले ही समझ जाए और अपने अंदर चेंज करे, अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर वो सब चेंजेस ऐड ऑन करे जिससे हम स्टेबल रह सकें अपनी मार्केट के अंदर, हमें थोड़ा सा भी समय सोचने का भी ना मिले। समझे? यानी कि पहले ही हम अपनी प्लानिंग के अंदर सभी चीज़ें इंक्लूड कर लें ताकि हम आगे चलकर स्टेबिलिटी के साथ काम करते रहें। समझ गए? तो यहाँ पे हम ये जाना कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है और इससे मैनेजर्स को क्या फ़ायदा होता है। तो अब मैंने आपको बताया था एक पूरा केस, उस केस के बेस पर ही आपकी बिजनेस के कंपोनेंट्स निकले हुए हैं। तो वो क्या है? देखिए, पहला हमारे पास आता है इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के भी दो टाइप्स होते हैं, उनको पढ़ने वाले हैं हम। तो देखिए, इंटरनल का मतलब क्या? अंदर। एक्सटर्नल का मतलब क्या? बाहर। तो इंटरनल का मतलब वह सभी चीज़ें जो कि बिजनेस के अंदर हैं, बिजनेस के अंदर हैं, वो सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, उनको इंटरनल एनवायरनमेंट बोला जाता है। और जो हमारे अंदर की चीज़ें हैं उससे जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ पर फ्लक्चुएशन आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, वह इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है। अब वो क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं सर? तो वो हो सकता है हमारा ऑब्जेक्टिव। जैसे मान लीजिए पहले हमारा गोल कुछ था, हमारे ऑब्जेक्टिव्स कुछ थे, अगर हमने अपने स्टैंडर्ड्स को, अपने गोल, अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज किया तो उससे हमारी पूरी एक्टिविटीज़ के अंदर चेंज आएगा ही नहीं आएगा? ऑब्जेक्टिव्स हो गए, हमारे पॉलिसीज़ हो गई, हमारे मेथड्स हो गए, हमारे स्टैंडर्ड्स हो गए, वह सभी चीज़ें, ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिसके हमारी बिजनेस के अंदर ही होता है और जिसकी वजह से हमारी बिजनेस एक्टिविटी के अंदर चेंज आते हैं। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी चीज़ है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर तो हमें ये आ गया। अब जरा बात कर लो एक्सटर्नल, यानी कि बिजनेस के बाहर की। अभी हमने बात करी बिजनेस के अंदर की, और ये जो अंदर की चीज़ें हैं ना, इनको हम ठीक भी कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं बिजनेस के बाहर की, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी दो कैटेगरी बनती हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास माइक्रो एनवायरनमेंट, जिसको हम ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आता है हमारे पास मैक्रो एनवायरनमेंट, जिसको हम जनरल एनवायरनमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब क्या है और मैक्रो का मतलब क्या है? देखिए, हम थोड़ा बिजनेस से बाहर निकले तो हमने बाहर चलकर देखा तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं बाहर भी जो हमारे अंडर में आती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अंडर में नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ बिजनेस एक्टिविटी के अंदर मिडल मैन की,
तो मिडल मैन एक ऐसा पॉइंट है जो बिजनेस के बाहर आता है, राइट? आता है या नहीं आता? कंज्यूमर एक ऐसा पॉइंट है जो बिजनेस के बाहर आता है, वो अंदर थोड़ी काम कर रहा है, या फिर कोई उसका रोल भी नहीं है भाई बिजनेस के अंदर। तो वो ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो बिजनेस के बाहर आते हैं, मगर हमारा इनके ऊपर कंट्रोल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल या उसकी नीड चेंज होगी तो वो आपको आके बता सकता है इजी। ये दूसरा मिडलमैन, अगर कंपनी के अंदर या मार्केट के अंदर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है तो वो उसकी इंफॉर्मेशन आपको ला के देगा कि एक नया प्रोडक्ट आ रहा है, अपनी दुकान पे रखो, हो सकता है इसकी सेल हो ज़्यादा। तो ये चीज़ें तो यह हमारे अंडर में है, यानी कि आने वाले थ्रेट्स को या अपॉर्चुनिटीज़ को हमें बता सकते हैं, या ये जो करंटली चेंजेस आ रहे हैं जैसे कंज्यूमर की नीड, ये वो भी हमें बता सकते हैं। तो जो हमें बता सकते हैं और जिनको हम चेंज कर सकते हैं बाहर की चीज़ों को भी, वो माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट होता है, दैट्स इट। अब जैसे कि कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, पब्लिक, मार्केट, इंटरमीडियरीज यानी कि मिडलमैन, तो यहाँ पे हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट की बात हो गई। अब ये वो चीज़ें हैं मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर जिनके ऊपर हमारा इतना सा भी कंट्रोल नहीं है। अगर इनके अंदर कोई चेंज आता है तो इनके अकॉर्डिंग ही हमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। हमें ये कुछ भी नहीं कर सकते कि भाई हम चेंज नहीं करेंगे, आप चेंज हो जाइए, आप टेक्नोलॉजी ये मत लाइए, या सरकार वही रहेगी, आप ऐसा नहीं कह सकते। इसके अंदर अगर चेंज आ रहा है तो वो आएगा ही, आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो माइक्रो इन्वायरमेंट यानी जनरल इन्वायरमेंट के अंदर क्या आता है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ये मैंने ईवीटी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आता है, सोशल इन्वायरमेंट आता है, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, तो वह सभी चीज़ें आती हैं आपके पास जिनके अंदर आपका कोई रोल नहीं हो सकता। अगर कोई कानून बदल गया, मान लीजिए जैसे कि प्लास्टिक पॉलीथीन बैन हो गई, तो इससे जो हमारा दो तरफा इम्पैक्ट पड़ेगा। जो प्लास्टिक पॉलीथीन से उनके लिए नुकसान है, और जो ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि कागज़ वाले बैग बनाना, उनके लिए फ़ायदा है। तो लीगल इन्वायरमेंट के तहत हमें जो रूल्स आ रहे हैं, रेगुलेशंस आ रही हैं, जो कानून आ रहे हैं, उनके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। अदालत में ये नहीं कह सकते कि भाई हम अपने आप को एडजस्ट नहीं करेंगे, आप ये कानून मत लाइए, ये नहीं। पॉलिटिकल, सरकार चेंज हो रही है। देखिए आपने लास्ट टाइम का मैं आपको केस बताऊं तो ये शेयर मार्केट होती है, तो उसके अंदर जैसे मोदी जी गवर्नमेंट जो आ रही थी, तो ये मोदी जी गवर्नमेंट के इस बार 50-50 चांस लग रहे थे कि आ भी सकती है तो नहीं भी आ सकती। तो आप खुद देखिए कि शेयर बाजार के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर जो है, जो कैंडल्स हैं वो ऊपर नीचे हो रही थी। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा हो रहा था कि अगर मोदी जी गवर्नमेंट नहीं आई तो सारे शेयर्स जो हैं वो गिर जाएंगे। वो क्यों गिरेंगे? वो इसलिए गिरेंगे क्योंकि मोदी जी की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, जो रूल्स चल रहे थे, अगर वो हार गई तो वो नहीं रहेंगे। अगर किसी और की गवर्नमेंट आ गई, वो तो अपने नए रूल्स एंड रेगुलेशन निकालेगा, जिसके मुताबिक हमें अपने आप के अंदर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और थोड़े समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए, हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी या सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, या फिर हमारा प्रॉफिट मोटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, वो थोड़े समय के लिए स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि हमें एडजस्ट करने के लिए टाइम चाहिए। तो इसी वजह से हमारे जो पूरा शेयर मार्केट है या बिजनेस एक्टिविटीज़ है, उनमें चेंज आता है। अब जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो कितनी भी सोर्स लगा ले, ऐसा तो है नहीं सकता कि भाई किसी बीजेपी को जिताना है या फिर आम आदमी को जिताना है। जो जीतेगा वो तो वोट के ऊपर जीतेगा। तो इनके अंदर आप चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इनके अंदर कर सकते हो, और ये तो होती ही बिजनेस के अंदर की सारी एक्टिविटीज़ हैं। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, कि छोटी सी डेफिनेशन हमने जानी, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और ओवरऑल हमने इसकी थ्योरी जान ली। सो अब हम बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ और जानते हैं कि और क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे फीचर्स की एंड इंपॉर्टेंस की। तो पहले मैंने आपको कंपोनेंट्स क्यों पढ़ाए, बिजनेस एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन क्यों दिया, वो अब आपको यहाँ समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब आपको फीचर्स बहुत इजी लगने वाले हैं, क्योंकि हम पहले समझ चुके हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, कैसे कैसे उसके कंपोनेंट्स हैं। तो देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं हम। हमारे पास आता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। हमने ये तो जान लिया कि सबसे ज़्यादा जो बिजनेस एक्टिविटीज़ पर इम्पैक्ट पड़ता है वो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल फोर्स के माध्यम से ही पड़ता है, क्योंकि इंटरनल एनवायरनमेंट बिजनेस के अंदर है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर भी माइक्रो एनवायरनमेंट जो है, जिसको हम ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट बोलते हैं, वो भी बिजनेस के लगभग आसपास ही है। तो वो तो सब कुछ ठीक है, बट जो मैक्रो एनवायरनमेंट है, इसको जनरल एनवायरनमेंट हम बोलते हैं, वो बिजनेस का बिल्कुल टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है, जिस पे ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पेसिफिक फोर्स एंड जनरल फोर्स, यानी कि वही है इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। स्पेसिफिक फोर्स वो फोर्स होती है जो कि बिजनेस के अंदर ही है और उसको फ्लक्चुएट कर रही है, जैसे कि हमने इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ा। जनरल फोर्स वो होती है जो बिजनेस के बाहर होती है और उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वो बिजनेस की एक्टिविटीज़ को फ्लक्चुएट कर रही है, उसमें चेंजेस ला रही है, एंड देन मैनी मोर एक्टिविटीज़ में वो चेंज कर रही है। तो ये स्पेसिफिक फोर्स एंड जनरल फोर्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये
इंटर रिलेटेडनेस है, यानी कि आने वाले समय के अंदर आपके लिए वही चीज़ नुकसानदायक भी हो सकती है तो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा भी कर सकती है। तो ये इंटर रिलेटेड है। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया आपको पॉलीथीन बैग का, प्लास्टिक पॉलीथीन का, वो कुछ कंपनीज के लिए, कुछ इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही फायदा है तो कुछ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। ऐसे ही मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स है, तो कोल्ड ड्रिंक पर अगर हमारी गवर्नमेंट प्रतिबंध लगा दे या उसमें डॉक्टर्स का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर दे कि इससे ये परेशानी होती है, ये चीज़ें होती हैं, तो एक तरफ तो हमारे लिए फ़ायदा ही है, बट दूसरी तरफ जो उसकी इंडस्ट्रीज़ हैं उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। इसका नेचर जो है वो डायनेमिक है, यानी कि डायनेमिक एक्टिविटीज़ को लीड करता है। क्यों करता है? क्योंकि आने वाले समय के अंदर कोई पुरानी बातें तो रिपीट नहीं होने वाली, नई ही चीज़ आएंगी। तो ये डायनेमिक नेचर का रहता है। अगर हम इसको इफेक्टिवली लर्न करते हैं और लर्न करने के बाद अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करते हैं तो हम डायनेमिक नेचर के अंदर भी स्टेबल रह पाते हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अब देखिए, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिलेटिविटी, ये लगभग ना दोनों तीनों चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती हैं। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी का और रिलेटिविटी का। देखिए, अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि जो आने वाले समय के अंदर है ना चीज़ें, वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है, यानी कि क्या होने वाला है भविष्य के अंदर, क्या फ्यूचर इवेंट्स हैं, क्या चेंजेस हैं, वो हम एक लिमिट तक एस्टिमेट कर सकते हैं, बट जो मेजर वे के अंदर जो चेंजेस आने वाले हैं हो सकता है वो हम ना भी एस्टिमेट करें। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि क्या होने वाला है हमें नहीं पता। हम थोड़ा बहुत अपने आप के अंदर चेंज ला सकते हैं, बट इतना नहीं कि हर एक चेंज को हम झेल लें। तो इसीलिए अनसर्टेनिटी है इसके अंदर। कॉम्प्लेक्सिटी इसीलिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि इसके अंदर ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि जैसे मैंने बताया ना इंटर रिलेटेड है। वही पॉइंट आपको फायदा भी दे सकता है तो क्या कर सकता है? नुकसान भी पहुंचा सकता है। वही चेंज आपको प्रॉफिट में भी कर सकता है तो लॉस में भी कर सकता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। क्या हमें फ़ायदा पहुंचाने वाला है, क्या हमारे ऑब्जेक्ट और स्टैंडर्ड्स को इफेक्ट करने वाला है, हमें नहीं पता। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बनी हुई रहती है। फिर आता है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब ये है कि जिस एरिया के अंदर आप हो, आपका बिजनेस स्टेब्लिश्ड है, वहाँ की रिलेटिविटी क्या है, वहाँ की कंडीशंस क्या है, वहाँ गवर्नमेंट कंडीशन क्या है, पब्लिक कंडीशन क्या है, लोगों की इनकम की कंडीशन कितनी है, वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। क्योंकि जिस जगह पर आप जिस लोगों के बीच में अपना काम करोगे तो आपके पास वही सब लोग जो हैं वही बिजनेस एनवायरनमेंट है, तो आपको ना उनके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। उनको क्या सेटिस्फैक्शन लेवल ड्राइव करेगा, उनकी क्या नीड है, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिलेटिविटी बनी रहती है, यानी लोकल कंडीशंस के माध्यम से बहुत काम होता है। तो यहाँ पे हमने जान लिया फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, होपफुली समझ में आया। अब जरा बात कर लीजिए इंपॉर्टेंस की। तो ये भी आपको आते हैं जब हमने स्टार्टिंग के अंदर पढ़ लिए हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर जो पढ़ा है वही सब चीजें रिपीटेड है। फर्स्ट आता है इट इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल, जो कि हमने डेफिनेशन भी बनाई थी। यानी कि ये हमारे मैनेजर्स को इनेबल कर देता है कि हम आने वाले समय के अंदर अर्ली वार्निंग सिग्नल्स या थ्रेट्स को पहचान सकें और अपने आप को बचा सकें। दूसरा ये इट इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये हमारी इंडस्ट्री को ये भी बनाता है कि हम आने वाले समय की अपॉर्चुनिटीज़ को, हमारी सारी फैसिलिटीज़ को, जितनी भी कंडीशन जो हमारे लिए फेवरेबल हैं उनको हम पहचानें और फर्स्ट गेटिंग मूवर एडवांटेज, और सबसे पहले हम उस पर हाथ मार लें। तो इसी वजह से नेक्स्ट आता हमारे पास इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। ये हमें ये भी बताता है कि हम किस तरीके से अपनी पूरी रिसोर्सेज का एक तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, और जो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं उनको हम ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू फ्यूचर। समझ में आ गया? तो इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। तो ये सब चीज़ें ओवरऑल आपको यही बता रही हैं कि हमें बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाता है हमारी प्लानिंग के अंदर, हमारी परफॉर्मेंस के अंदर, हमारे मेथड्स के अंदर, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, सभी चीज़ों के अंदर हम किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। आज की हमारी फर्स्ट क्लास थी और फर्स्ट क्लास के अंदर हमने लगभग हाफ चैप्टर फिनिश कर दिया है। आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे मैं ये मानता हूँ, बट फिर भी किसी पॉइंट या किसी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट बच गया हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उसी दिन उस डाउट को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।